स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। व्हाट बंगाल थिंक्स टुडे, इंडिया थिंक्स टुमारो। दोस्तों, महात्मा गांधी जी के पॉलिटिकल गुरु और एक महान सोशल रिफॉर्मर और एजुकेशनिस्ट गोपाल कृष्ण गोखले जी का ये सेंटेंस अपने आप में बंगाल के इंटेलेक्चुअल विजन को शो करने के लिए काफी है। वही विजन जिसकी वजह से एक समय में बंगाल भारत के पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट का नर्व सेंटर था। यहां तक कि भारत के डेवलपमेंट की गंगा भी उसके तत्कालीन फाइनेंशियल कैपिटल कलकत्ता से ही निकलती थी। मगर हमारे वेस्ट बंगाल की आज की सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है, जिसकी वजह से पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा में वेस्ट बंगाल वक्त के साथ कहीं पीछे छूट चुका है। तभी तो जो वेस्ट बंगाल 1960-61 में नेशनल जीडीपी में थर्ड लार्जेस्ट शेयर रखता था और अकेले भारत की जीडीपी का 10.5% कंट्रीब्यूट करता था, उसका शेयर आज गिरकर महज 5.6% रह गया है। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि वेस्ट बंगाल तो स्टेट जीडीपी के मामले में अब भी भारत का 6th लार्जेस्ट स्टेट है, तो फिर प्रॉब्लम क्या है? तो दोस्तों, ये प्रॉब्लम आपको तब और भी साफ नजर आएगी जब आप इन आंकड़ों को प्रति व्यक्ति या पर कैपिटा के टर्म में देखेंगे, जो दिखाते हैं कि 1960-61 में जिस वेस्ट बंगाल की पर कैपिटा इनकम देश में सबसे ज्यादा और नेशनल एवरेज का 127.5% हुआ करती थी, वही 2023-24 तक आते आते नेशनल एवरेज से ऑलमोस्ट 70% कम हो गई, जिसकी वजह से आज वेस्ट बंगाल पर कैपिटा इनकम के मामले में देश में 24th रैंक पर है, यानी राजस्थान और ओडिशा जैसे स्टेट से भी कहीं पीछे। इसी तरह जो बंगाल इंडिपेंडेंस के समय भारत की मैन्युफैक्चरिंग जीडीपी में 25% का शेयर रखता था, आज उसका शेयर गिरकर महज 3% रह गया है। यही नहीं, रीसेंट अवेलेबल डेटा के अकॉर्डिंग आज वेस्ट बंगाल का डेट टू जीडीपी रेशियो भी 39% के आसपास है, जो वेस्ट बंगाल के इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट और स्टेट ऑफ इकोनॉमी के लिहाज से बिल्कुल सस्टेनेबल नहीं है, बल्कि इससे वेस्ट बंगाल पर डेट ट्रैप का खतरा मंडराने लगा है। यही कारण है कि हाल ही में प्राइम मिनिस्टर मोदी की इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल ने एक पेपर पब्लिश किया था, जो बताता है कि वेस्ट बंगाल ने कई डेकेड्स तक कंसिस्टेंट इकोनॉमिक डिक्लाइन फेस किया है, जिसकी वजह से जहां 1960s में महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल और तमिलनाडु में ही भारत के 3 लार्जेस्ट इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स एग्जिस्ट करते थे, तो वहीं आज की स्थिति में महाराष्ट्र और तमिलनाडु का इंडस्ट्रियलाइजेशन तो बढ़ा, जिसके दम पर आज ये स्टेट्स भारत के इंडस्ट्रियल सेक्टर के प्राइम मूवर्स हैं। लेकिन दूसरी ओर बीते डेकेड से वेस्ट बंगाल का डी इंडस्ट्रियलाइजेशन लगातार जारी है, और वो भी तब जब वेस्ट बंगाल खुद एक मिनरल रिच स्टेट है। ऐसे में ये ट्रेंड्स दिखाते हैं कि एक समय में हमारे देश का पावर हाउस रहा वेस्ट बंगाल आज गहरी नींद में सो रहा है। लेकिन यकीन मानिए, अब उसे उठाने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ सवाल केवल वेस्ट बंगाल के डेवलपमेंट का नहीं है, बल्कि आज हमारे देश का भविष्य और पूरे पूर्वांचल का भाग्य वेस्ट बंगाल पर ही टिका है। यहां तक कि भारत की फॉरेन पॉलिसी भी बिना वेस्ट बंगाल के जागे ड्रीम टू रियलिटी में कन्वर्ट नहीं हो सकती। मगर अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये क्या पहेली है, तो चलिए आज के इस वीडियो में हम इस इश्यू को डिटेल में डिस्कस करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर कैसे भारत के भाग्य की चाबी वेस्ट बंगाल के हाथ में है, और कैसे हमारे थोड़े से प्रयास से वेस्ट बंगाल की डिरेल हो चुकी ट्रेन को वापस पटरी पर लाया जा सकता है। अगर आप आईएएस की तैयारी करते हैं तो आपके पास है एक सुनहरा मौका। आईएएस की संपूर्ण तैयारी को ध्यान में रखकर स्टडी IQ लेकर आया है नया फाउंडेशन कोर्स, जिसमें आपको कराई जाएगी प्रीलिम्स से लेकर इंटरव्यू तक की पूरी तैयारी। फाउंडेशन कोर्स में आपको 1000 घंटों से ज्यादा की लाइव क्लासेस, 1-to-1 मेंटोरशिप, डेली करंट अफेयर्स, टेस्ट सीरीज, सीसेट की क्लासेस, प्रीलिम्स और मेंस रेजिडेंशियल प्रोग्राम और इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम तो मिलता ही है, साथ ही सबसे बड़ी सुविधा के तौर पर आपको मिलती है प्रीलिम्स पास करने पर पूरी फीस वापस की गारंटी। इसके अलावा टेस्ट में टॉप करने पर आपको हर महीने मिलेगा 11,000 रुपीज जीतने का मौका। तो तुरंत कीजिए अमृत लाइव कोड का यूज और जुड़िए सबसे कम प्राइस में हमारे बैच के गोल्ड, प्लैटिनम और डायमंड प्लान के साथ। अगर फिर भी कुछ कंफ्यूजन हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक कर दीजिए या फिर amrit@studiiq.com पर मुझे मेल कर दीजिए। दोस्तों, आज वेस्ट बंगाल पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग देश का 4th लार्जेस्ट स्टेट है, जहां भारत की ऑलमोस्ट 8% पॉपुलेशन रहती है। मगर वेस्ट बंगाल का डेवलपमेंट केवल अपने लिए नहीं, बल्कि बिहार, झारखंड और पूरे नॉर्थ ईस्ट के लिए भी बेहद जरूरी है। अब देखिए, बीते साल ही प्राइम मिनिस्टर मोदी की इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल ने एक पेपर पब्लिश किया था, जिसमें भारत के ईस्टर्न स्टेट्स के डेवलपमेंट और इकोनॉमिक परफॉर्मेंस को लेकर गंभीर चिंता व्यक्त की गई थी। जहां उनका कहना है कि हमारे देश के वेस्टर्न स्टेट्स जैसे गुजरात और महाराष्ट्र तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की राह पर सरपट दौड़ रहे हैं, मगर ईस्टर्न स्टेट्स जैसे वेस्ट बंगाल, बिहार और झारखंड अब भी इसमें स्ट्रगल कर रहे हैं। यही नहीं, कुछ ऐसी ही कहानी हमारे नॉर्थ ईस्ट के 7 सिस्टर स्टेट्स की भी है।
और ये सब केवल इसलिए क्योंकि आज की तारीख में ईस्ट इंडिया के पास अपना कोई इकोनॉमिक पावर हाउस या इकोनॉमिक हब है ही नहीं जो इस पूरे रीजन को रिवाइटलाइज कर सके। मगर विश्वास मानिए कि वेस्ट बंगाल में वो पोटेंशियल है जो इस पूरे रीजन का भार न केवल उठा सकता है बल्कि ईस्टर्न इंडिया के डेवलपमेंट में नए प्राण भी फूंक सकता है। आफ्टर ऑल, बे ऑफ बंगाल में वेस्ट बंगाल की ज्योग्राफिकल पोजीशन उसे ईस्टर्न इंडिया और नॉर्थ ईस्ट दोनों के लिए एंट्री पॉइंट की तरह एस्टेब्लिश करती है, जिस वजह से यदि वेस्ट बंगाल डेवलप होता है तो विकास की ये लहर रोड, रेल और इनलैंड वाटरवेज के जरिए बिहार, झारखंड और ओडिशा और मात्र एक चिकन नेक से कनेक्टेड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स तक भी जाएंगी। यही नहीं, आज भी इस पूरे रीजन के लिए सबसे बड़ा मार्केट और जॉब प्रोवाइडर वेस्ट बंगाल और खास तौर पर उसका नर्व सेंटर कोलकाता ही है। ऐसे में अगर वेस्ट बंगाल अपनी इकोनॉमी को और डेवलप करता है और नए जॉब्स क्रिएट करने में सफल होता है तो इससे पूरे रीजन में एक नई सिनर्जी डेवलप होगी। जबकि अगर हम इसका फ्लिप साइड देखें तो कोलकाता पोर्ट में सिल्टिंग और मिसमैनेजमेंट की प्रॉब्लम बढ़ने से उसका सीधा असर ओडिशा के स्टील एक्सपोर्ट और असम के टी ट्रेड पर पड़ता है। इसी तरह इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग वेस्ट बंगाल के बिना नॉर्थ ईस्ट के एक्ट ईस्ट पोटेंशियल को अचीव कर पाना भी नामुमकिन है। ऐसे में पूरे ईस्टर्न और नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया का भाग्य वेस्ट बंगाल से ही जुड़ा है। यही नहीं, अगर हम इंटरनेशनल लेवल पर देखें तो वेस्ट बंगाल बांग्लादेश, नेपाल और भूटान से अपने बॉर्डर शेयर करता है और इस लिहाज से वो इंडिया के ईस्टर्न ट्रेड के गेटवे के तौर पर खड़ा है। जबकि भारत को साउथ ईस्ट एशिया से कनेक्ट करने वाले चिल्हाटी हल्दीबाड़ी रेल लिंक और कलादान मल्टी मोडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर जैसे प्रोजेक्ट्स में भी वेस्ट बंगाल एक वाइटल पॉइंट है। इसी तरह इस पॉसिबिलिटी को भी नकारा नहीं जा सकता कि फ्यूचर में इंडिया बांग्लादेश रेल लाइन म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, सिंगापुर, कंबोडिया और वियतनाम तक भी पहुंच सकती है। ऐसे में वेस्ट बंगाल का डेवलपमेंट भारत के लिए बेहद जरूरी है। इसी तरह वेस्ट बंगाल के कोलकाता और हल्दिया पोर्ट्स नेपाल और भूटान के थर्ड कंट्री ट्रेड के लिए भी नियरेस्ट एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स हैं। ऐसे में यदि भारत कोलकाता में डीप पोर्ट और रोबस्ट इनलैंड कनेक्टिविटी को डेवलप कर लेता है तो भारत का साउथ एशिया और आसियान से होने वाले ट्रेड एम्पलीफाई होंगे ही। साथ ही ये इंडिया, म्यांमार, थाईलैंड ट्राइलेटरल हाईवे जैसे प्रोजेक्ट्स के जरिए नॉर्थ ईस्ट के डेवलपमेंट में भी की रोल निभाएगी। यही नहीं, वेस्ट बंगाल का डेवलपमेंट इस रीजन में हो रहे क्रॉस बॉर्डर इलीगल माइग्रेशन के प्रेशर और एसोसिएटेड टेंशंस को भी रिड्यूस करने का काम करेगा। दूसरी ओर जिस तरह चाइना, नेपाल और बांग्लादेश के साथ साथ नॉर्थ ईस्ट इंडिया में भी अपने इन्फ्लुएंस को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, उसमें एक स्ट्रॉन्ग वेस्ट बंगाल देश के ईस्टर्न फ्लैंक को इकोनॉमिकली और जियोपॉलिटिकली मजबूती देने का काम करेगा, जिसमें वो असम और अरुणाचल जैसे नेबरिंग स्मॉलर स्टेट्स को एक्सटर्नल प्रेशर्स के अगेंस्ट सपोर्ट भी प्रोवाइड करेगा। ऐसे में हम देख सकते हैं कि वेस्ट बंगाल का डेवलपमेंट केवल उसके लिए ही नहीं बल्कि भारत के पूरे ईस्टर्न रीजन के लिए जरूरी है। मगर अब आप सोच रहे होंगे कि अगर वेस्ट बंगाल का इकोनॉमिक डेवलपमेंट भारत के लिए इतना क्रूशियल है तो फिर अब तक वो पीछे क्यों रह गया। तो चलिए अब हम इसके पीछे के कारणों को भी समझ लेते हैं। दोस्तों, ये बात तो आप जानते ही हैं कि बंगाल ब्रिटिश एरा से ही इंडियन इकोनॉमी का एक प्राइम पिलर हुआ करता था। यहां तक कि बंगाल के नर्व सेंटर कलकत्ता को तो अपने इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट, एजुकेशन सिस्टम, बैंकिंग सिस्टम और टेक्सटाइल एंड जूट जैसे इंडस्ट्रीज के लिए देश विदेश में जाना जाता था। लेकिन जब 1947 में पूरा भारत आजादी की खुशियां मना रहा था तब पंजाब की तरह ही बंगाल भी विभाजन और उससे शुरू हुए मास राइट्स के जहर को पी रहा था। मगर जहां एक और पार्टीशन की वजह से पाकिस्तान के हिस्से वाले वेस्ट पंजाब और ईस्टर्न पंजाब के बीच हुआ पॉपुलेशन एक्सचेंज लगभग इक्वल था, वहीं बंगाल में यह माइग्रेशन ऑलमोस्ट वन वे रहा, जिसकी वजह से करीब 4 मिलियन हिंदू रिफ्यूजीज पाकिस्तान के ईस्ट बंगाल से वेस्ट बंगाल में आते जा रहे थे और वेस्ट बंगाल इस बढ़ती आबादी के दबाव तले दबता चला जा रहा था। यही नहीं, पार्टीशन के चलते वेस्ट बंगाल की इंडस्ट्रीज भी चौपट होने लगी। ऐसा इसलिए था क्योंकि इस पार्टीशन में बंगाल अपने वास्ट रिसोर्सेज और ह्यूमन कैपिटल को खो चुका था। यहां तक कि जिस जूट इंडस्ट्री ने एक समय में बंगाल में इंडस्ट्रियलाइजेशन की नींव रखी थी, वही इस क्राइसिस का सबसे बड़ा शिकार बन गई। असल में विभाजन की वजह से 75% जूट ग्रोइंग एरियाज ईस्ट पाकिस्तान में चले गए और सारे 106 मिल्स, बेलिंग सेंटर्स और एक्सपोर्ट्स हब्स इंडिया में रह गए। ऐसे में जब इस एरिया में जूट ग्रो ही नहीं हो रहा था तो उसके प्रोसेसिंग के लिए इन इंडस्ट्रीज और एक्सपोर्ट सेंटर्स का आखिर क्या काम था, जिसके चलते ये जल्द ही ठप पड़ गए।
बात साफ थी, इस इकोनॉमिक बर्डन से उबरने के लिए वेस्ट बंगाल को एक मैसिव टर्न अराउंड की जरूरत थी, जो शायद वो अपनी गिफ्टेड जियोग्राफिकल लोकेशन और वेस्ट बंगाल के मिनरल रिसोर्सेज के दम पर समय के साथ अचीव कर भी लेता। लेकिन इसी बीच 1950s में इंडियन गवर्नमेंट की फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी इंप्लीमेंट कर दी गई। असल में इस पॉलिसी को भारत सरकार सारे देश में इंडस्ट्रीज के इक्वल ग्रोथ को फैसिलिटेट करने के लिए लेकर आई थी, जिससे मिनरल रिसोर्सेज के ट्रांसपोर्टेशन को सब्सिडाइज किया जा सके। मगर वेस्ट बंगाल और बिहार जैसे मिनरल रिच स्टेट्स को इसका एक बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ा, क्योंकि इस पॉलिसी से उन्हें मिलने वाला कंपैरेटिव एडवांटेज भी छिन गया। मास माइग्रेशन की वजह से ओवरक्राउड और इकोनॉमिक ग्रोथ के बजाय डिक्लाइन का शिकार होते वेस्ट बंगाल में बिगड़ते हालातों ने यहां की सोसाइटी में असंतोष और विद्रोह को हवा दे दी, जिसके चलते 1960s का दौर आते आते वेस्ट बंगाल और खास तौर पर उसके पॉलिटिकल और फाइनेंशियल सेंटर कलकत्ता में एडिक्वेट फूड, अफोर्डेबल पब्लिक ट्रांसपोर्ट, फेयर वेजेस, अकोमोडेशन और वर्कर्स राइट्स को लेकर धरना और प्रदर्शन होना एक आम बात हो गई, जिसने धीरे धीरे मिलिटेंट ट्रेड यूनियनिज्म का रूप ले लिया। मगर इसकी वजह से वेस्ट बंगाल की रही सही इंडस्ट्रीज को भी या तो ताले लग गए या फिर उन्हें कहीं और शिफ्ट होना पड़ा। डेटा बताते हैं कि 1965 में अकेले कलकत्ता में ही 179 स्ट्राइक्स और फैक्ट्रीज में लॉकआउट के 49 इंसिडेंट्स हुए, जबकि बाई 1970 ये आंकड़े बढ़कर 678 और 128 का हो गया। लेकिन वेस्ट बंगाल का सबसे काला अध्याय अभी लिखा जाना बाकी था, क्योंकि मिड 1960s तक ये प्रोटेस्ट या सो कॉल्ड पब्लिक रिवॉल्यूशन वायलेंट होते चले गए और इसी के चलते 1967 में वेस्ट बंगाल में नक्सलिज्म का जन्म हुआ, जो आज भी देश के लिए एक मेजर इंटरनल सिक्योरिटी इशू बना हुआ है, जिसकी शुरुआत तो फार्मर्स के राइट्स अचीव करने के लिए और उन्हें उनका हक दिलवाने के लिए हुई थी। मगर इस मूवमेंट के वायलेंट एंड स्टूडेंट्स एंड वर्किंग क्लास को रेडिकलाइज कर देने वाले इसके नेचर ने वेस्ट बंगाल को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया, क्योंकि इस मूवमेंट के साथ ही एक तरह से पूरे वेस्ट बंगाल में कैपिटलिस्ट्स और इंडस्ट्रियलिस्ट क्लास के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया गया। इसी बीच 1970s में वेस्ट बंगाल की सत्ता लेफ्ट पार्टीज के हाथों में चली गई, जो आने वाले 34 इयर्स तक सत्ता में बने रहे। पॉलिटिकल पंडित्स और इकोनॉमिस्ट्स की माने तो इसी वन पार्टी रूल ने सिंगल हैंडेडली अपने एंटी डेवलपमेंट पॉलिसीज से वेस्ट बंगाल को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया। असल में वेस्ट बंगाल में लेफ्ट पार्टीज के रूल के दौरान गवर्नमेंट का सारा ध्यान स्मॉल स्केल एग्रीकल्चर और रूरल एम्पावरमेंट पर था, जिसकी वजह से अर्बन इंडस्ट्रियलाइजेशन और प्रो डेवलपमेंट पॉलिसीज बनाने के बजाय स्टेट गवर्नमेंट ने लैंड एक्विजिशन, लेबर लॉज और बिजनेस एनवायरनमेंट को और भी ज्यादा हॉस्टाइल बना दिया। नतीजा यह हुआ कि वेस्ट बंगाल में नक्सलिज्म के राइजिंग ट्रेंड, स्टेट गवर्नमेंट के अनसपोर्टिव रवैये और डेंजरस पार्टी पॉलिटिक्स की वजह से एक एक करके इंडस्ट्रीज वेस्ट बंगाल से बाहर निकलना शुरू हो गई। यहां तक कि वो कलकत्ता, जो एक समय में बड़ी बड़ी एमएनसीज के हेड ऑफिस का घर हुआ करता था, उन्होंने भी यहां से पलायन कर दिया। दूसरी ओर प्लानिंग कमीशन की 2010 में पब्लिश हुई एक रिपोर्ट यह भी दावा करती है कि 1970s और 1980s में सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से भी वेस्ट बंगाल में किसी भी पीएसयू को एस्टैब्लिश करने या वेस्ट बंगाल को नए इंफ्रास्ट्रक्चरल इन्वेस्टमेंट प्रोवाइड करने की दिशा में कोई प्रयास नहीं हुए। जाहिर है कि जब वेस्ट बंगाल का डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ तो न तो यूथ के लिए जॉब्स जनरेट हुए, न ही स्टेट के लिए इनकम, और वेस्ट बंगाल की इकोनॉमी एग्रीकल्चर पर ही डिपेंडेंट होकर रह गई। मगर वेस्ट बंगाल की डेंस पॉपुलेशन, फार्मर्स के स्मॉल लैंड साइज और गवर्नमेंट की ओर से एग्रीकल्चर के मॉडर्नाइजेशन पर ध्यान न दिए जाने से यहां का एग्रीकल्चर भी दम तोड़ रहा था। यहां तक कि 2007 में रिलीज हुए नेशनल सैंपल सर्वे के अकॉर्डिंग वेस्ट बंगाल की 11% फैमिलीज को साल के बहुत से महीनों में स्टारवेशन यानी भूखमरी की समस्या से जूझना पड़ता था, जो देश में सबसे ज्यादा था। ऐसे में स्टेट इकोनॉमी के पुअर परफॉर्मेंस से वेस्ट बंगाल भी डेट ट्रैप में फंसता चला गया, जिसकी वजह से उसके इकोनॉमिक रिसोर्सेज स्टेट के इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट पर लगने के बजाय इंटरेस्ट और लोन रिपेमेंट पर खर्च होने लगे। अब हालांकि ऐसा नहीं है कि इस बीच वेस्ट बंगाल ने फिर से इंडस्ट्रीज को एस्टैब्लिश करने का कोई प्रयास नहीं किया, मगर हमेशा ऐसे प्रयासों को अनसपोर्टिव लोकल पॉलिटिक्स का सामना करना पड़ा। यहां तक कि 1991 में हुए एलपीजी रिफॉर्म्स के बाद बीते 3.5 डेकेड्स में सदर्न स्टेट्स जैसे कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरला और तमिलनाडु के इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ने तो हर किसी को आश्चर्य में डाल दिया है, जिसमें उनके कोस्टल लोकेशन और पोर्ट्स ने भी एक की रोल प्ले किया है। मगर वेस्ट बंगाल में लेफ्टिस्ट गवर्नमेंट में एलपीजी रिफॉर्म्स का आइडियोलॉजिकल ऑपोजिशन और सेंट्रल गवर्नमेंट से उसकी खींचातानी में यहां के इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को भी मुख्य धारा से दूर कर दिया। इसी तरह 2007 में हुए नंदीग्राम मैसेकर और 2008 में हुए टाटा नैनो सिंगूर कंट्रोवर्सी ने भी इंडस्ट्रीज के अगेंस्ट एक होस्टाइल एनवायरनमेंट को क्रिएट करने का काम किया।
हालांकि इसके बाद जब 2011 में ममता बनर्जी लेड टीएमसी गवर्नमेंट वेस्ट बंगाल में सत्ता में आई तो उसने वेस्ट बंगाल की इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए काफी कदम उठाए, जिनमें वेस्ट बंगाल के इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करने और एमएसएमईज को रिवाइव करने पर खास ध्यान दिया गया। और इसी का ये नतीजा है कि हर इकोनॉमिक पैरामीटर पर आज वेस्ट बंगाल 2011 के कंपैरिजन में कहीं बेटर स्थिति में है। मगर एक सच्चाई ये भी है कि करंट टीएमसी गवर्नमेंट अब भी स्टेट में वो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स और इंडस्ट्री को वो मच नीडेड कॉन्फिडेंस देने में नाकाम साबित हुई जिसकी वेस्ट बंगाल को जरूरत थी। बल्कि अपोजिशन और कुछ इकोनॉमिस्ट तो ये आरोप लगाते हैं कि करंट स्टेट गवर्नमेंट भी पॉलिटिकल माइलेज के लिए फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी को ताक पर रखकर पॉपुलिस्ट और वेलफेयर स्कीम्स पर ही पानी की तरह पैसा बहा रही है। इसी तरह अक्सर ममता बनर्जी लेड टीएमसी गवर्नमेंट का नाम करप्शन और मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स के साथ जोड़ा जाता है, जिसका प्राइम एग्जाम्पल हम इनफेमस टीचर रिक्रूटमेंट स्कैम के रूप में देख सकते हैं। ऐसे में एक आउटसाइडर के लिए वेस्ट बंगाल की इमेज ही एक अनरूली और एंटी डेवलपमेंट स्टेट की बन गई। लेकिन दोस्तों ये बात तो हम सब समझते ही हैं कि केवल समस्या गिनाने भर से कुछ नहीं होगा। ऐसे में हमें केवल इश्यूज ही नहीं बल्कि सॉल्यूशंस की भी बात करनी चाहिए। तो चलिए अब हम ये भी जान लेते हैं कि आखिर वेस्ट बंगाल के डेवलपमेंट के लिए क्या रिफॉर्म्स किए जा सकते हैं। दोस्तों हाल ही में सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा रिलीज्ड इकोनॉमिक सर्वे ने यह बात मानी है कि वेस्ट बंगाल में रिफॉर्म लेड डेवलपमेंट का सिग्निफिकेंट पोटेंशियल है। मगर इस पोटेंशियल को रियलिटी में बदलने के लिए सबसे पहले वेस्ट बंगाल में मैसिव रिफॉर्म्स की जरूरत होगी। लेकिन उन्हें इंप्लीमेंट करने के लिए रिफॉर्म्स के आड़े आ रहे पॉलिटिकल रेजिस्टेंस को दूर करना होगा। अब देखिए, अक्सर हम न्यूज में ममता बनर्जी लेड वेस्ट बंगाल स्टेट गवर्नमेंट और पीएम मोदी लेड सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच तनातनी की खबरें सुनते हैं, जिसमें दोनों एक दूसरे पर दोषारोपण करते दिखाई देते हैं। मगर इसमें असल नुकसान उस जनता का होता है जिन्हें इस डेवलपमेंट की सबसे ज्यादा जरूरत है। आपको बता दें कि वेस्ट बंगाल में ताजपुर पोर्ट, NH-12, तीस्ता रिवर के ऊपर बनने वाला न्यू सेवक ब्रिज, देवचा पचामी कोल ब्लॉक डेवलपमेंट, नमामि गंगे, मनरेगा रूरल इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स जैसे न जाने कितने ही महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स और गवर्नमेंट स्कीम्स का इंप्लीमेंटेशन इसी खींचातानी में सालों साल डिले होते रहे। ऐसे में स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों को यह बात समझनी होगी कि बिना कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के वेस्ट बंगाल अपना ट्रू पोटेंशियल कभी भी अचीव नहीं कर पाएगा। वो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म जो ये बताता है कि स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट एक दूसरे के कॉम्पिटिटर या अपोजर नहीं बल्कि एक दूसरे के कंपेनियन है। उम्मीद है कि हमारा वेस्ट बंगाल जल्द ही ये बात समझेगा और भारत में अपनी वो पोजीशन रिक्लेम करेगा जहां उसे होना चाहिए। बहरहाल इसके बाद जिस चीज की वेस्ट बंगाल को सबसे ज्यादा जरूरत है वो है इन्वेस्टर्स के कॉन्फिडेंस की, जिससे वेस्ट बंगाल में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को फ्यूल किया जा सके। मगर उसके लिए स्टेट गवर्नमेंट को अपनी ब्यूरोक्रेटिक प्रोसेसेस को स्ट्रीमलाइन और गवर्नेंस में प्रेजेंट रेड टेप्स को कम करना होगा। यही नहीं, वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट को स्टेट की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को भी दुरुस्त करना होगा। साथ ही मैन्युफैक्चरिंग और आईटी इंडस्ट्रीज को स्टेट में अट्रैक्ट करने के लिए टैक्स इंसेंटिव्स भी ऑफर किए जा सकते हैं। इतना ही नहीं, एक्सपर्ट्स की माने तो वेस्ट बंगाल का डेवलपमेंट इंश्योर करने के लिए लेबर रिफॉर्म्स करके मिलिटेंट ट्रेड यूनियनिज्म की अपनी लेगेसी को भी छोड़ना होगा, जिससे वर्कर्स के राइट्स के साथ साथ इंडस्ट्रियल स्टेबिलिटी को भी इंश्योर किया जा सके। मगर इसके साथ साथ वेस्ट बंगाल को अपने इंफ्रास्ट्रक्चरल डेफिसिट्स को भी दूर करने की जरूरत है, जिसके लिए उसे अपने इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स तक के रेल और रोड कनेक्टिविटी को बेटर करना होगा। साथ ही वेस्ट बंगाल को अपनी क्रॉनिक इलेक्ट्रिसिटी शॉर्टेज को एड्रेस करने के लिए सोलर एंड विंड जैसे रिन्यूएबल एनर्जी पर भी इन्वेस्टमेंट करना होगा। आफ्टर ऑल बीते साल पब्लिश्ड एक रिपोर्ट में यह बात सामने आई कि वेस्ट बंगाल में सोलर, विंड एनर्जी और बायोमास एनर्जी का मैसिव पोटेंशियल है, मगर लैक ऑफ सपोर्ट और गवर्नमेंट पॉलिसीज की वजह से वेस्ट बंगाल इस फील्ड में पीछे रह गया है। इसी तरह अपने इंडस्ट्रियल ग्रोथ को इंश्योर करने के लिए वेस्ट बंगाल को कोलकाता और हल्दिया पोर्ट्स को मॉडर्नाइज करने और हुगली रिवर को ड्रेज करने की भी जरूरत होगी, जिससे ये पोर्ट्स बड़े कार्गोज को हैंडल कर सके और पूरे ईस्टर्न इंडिया के एक्सपोर्ट हब की तरह डेवलप किए जा सके। इस पूरे डेवलपमेंट के लिए वेस्ट बंगाल PPP मॉडल का भी इस्तेमाल कर सकता है, जो उसके फिस्कल कंस्ट्रेंट्स को कम करने में भी मदद करेगा। सिमिलरली वेस्ट बंगाल हल्दिया और डानकुनी जैसे प्लेसेस पर स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स भी डेवलप कर सकता है, जिससे कोलकाता पोर्ट की प्रॉक्सिमिटी का फायदा उठाया जा सके। मगर सिंगूर जैसे पास्ट फेलियर्स से सीखते हुए यह जरूरी है कि लैंड एक्विजिशन की प्रोसेस ट्रांसपेरेंट हो और फेयर कंपनसेशन के साथ साथ इस डेवलपमेंट प्रोसेस में कम्युनिटी एंगेजमेंट को भी इंश्योर किया जा सके। इसके साथ ही वेस्ट बंगाल को अपनी इकोनॉमी के बैकबोन एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज करने की दिशा में भी कदम उठाने की जरूरत है,
जिसके लिए उसे इरिगेशन, हाई यील्ड सीड्स और मैकेनाइजेशन पर इन्वेस्ट करने की जरूरत होगी। साथ ही स्मॉल होल्डिंग फार्मर को कोऑपरेटिव स्केल पर अपने प्रोडक्शन को बढ़ाने और राइस मोनोकल्चर छोड़कर जूट और हॉर्टिकल्चर जैसे कैश क्रॉप्स की ओर शिफ्ट करने के लिए एनकरेज करना होगा, जिससे वो मार्केट नीड्स के अकॉर्डिंग ग्लोबल सप्लाई चेन से इंटीग्रेट कर सके। यही नहीं, ग्रोइंग एनवायरमेंटल कंसर्न्स के बीच वेस्ट बंगाल मॉडर्न टेक्नोलॉजी से अपनी जूट इंडस्ट्री को रिवाइव करके सस्टेनेबल पैकेजिंग भी प्रोवाइड कर सकता है। और साथ ही अपने एजुकेटेड वर्कफोर्स और एग्रीकल्चरल बेस को कैपिटलाइज करते हुए वेस्ट बंगाल फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के डेवलपमेंट पर भी फोकस कर सकता है, जहां वो पोटैटोज, फिश और मैंगोज एटसेट्रा को प्रोसेसिंग यूनिट से लिंक करके रूरल जॉब्स भी क्रिएट कर सकता है और पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस को भी कम कर सकता है। लेकिन दोस्तों, इन सब के साथ ही वेस्ट बंगाल को अपनी इमेज का मेकओवर भी करना होगा, जिससे ये स्टेट इन्वेस्टमेंट्स, इंडस्ट्रीज और इवन व्हाइट एंड ब्लू कॉलर जॉब सीकर्स के लिए भी ज्यादा वेलकमिंग दिखाई दे। और इसी काम में वेस्ट बंगाल का टूरिज्म एक की रोल प्ले कर सकता है। अब देखिए, अगर वेस्ट बंगाल दार्जिलिंग और सुंदरबंस के इको टूरिज्म और मुर्शिदाबाद जैसे हिस्टोरिकल साइट्स को इफेक्टिवली प्रमोट करे, कोलकाता को इंडिया के कल्चरल कैपिटल की तरह एस्टैब्लिश करने और ग्लोबल अटेंशन ग्रैब करने के लिए इंटरनेशनल फेस्टिवल्स, आर्ट फेयर्स और फिल्म इवेंट्स को ऑर्गेनाइज करे, तो इससे वो अपनी टूरिज्म इंडस्ट्री के साथ साथ वेस्ट बंगाल को भी रिवाइव कर सकता है। और ये सब करके वेस्ट बंगाल फिर से उस ऊंचाई पर पहुंच सकता है जहां उसे होना चाहिए था, क्योंकि आज के भारत का कल वेस्ट बंगाल पर ही टिका है। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा डिस्कशन, लेकिन आप हमें कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताइएगा कि वो और कौन से ऐसे स्टेप्स हो सकते हैं जिनके थ्रू वेस्ट बंगाल खुद को री एस्टैब्लिश कर सकता है। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।